सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का योगदान किसी भी बड़े नेता से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म देखें तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ में वहीं हुई। आगे उच्च शिक्षा के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने ICS की भी तैयारी किया। उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। ICS की परीक्षा भी दिया इन्होंने और इसमें इनका चयन हुआ और 1 साल सिविल सर्विसेज में रहते हुए भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ बहुत ज़्यादा काम करने के इच्छा व्यक्त नहीं किया और इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय सक्रिय राजनीति में आ गए। भारत की आज़ादी के लिए जी जान से प्रयास शुरू कर दिया। उस समय महात्मा गांधी के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, लेकिन किसी भी आंदोलन को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। कोई भी भारतीय निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता था कि कब तक आज़ादी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता था। तब सुभाष चंद्र बोस सक्रिय राजनीति में आए और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने उस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और अपने प्रयासों से देश की आज़ादी में लग गए। देश के आज़ाद कराने के लिए इनका अपना सोच, अपना तरीका बिल्कुल अलग था, जो गांधी जी से, खासतौर महात्मा गांधी से कभी उनसे मिलता नहीं था। महात्मा गांधी की सोच कहीं कुछ और थी, सुभाष चंद्र बोस की सोच कुछ और थी, लेकिन उद्देश्य एक था, देश की आज़ादी। एक जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों? क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी ब्रिटिश सरकार से कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दीजिए। डोमिनियन स्टेटस क्या है? हम ब्रिटिश सरकार के अधीन रह के अपना शासन कार्य संभालेंगे, शासन कार्य करेंगे, यही डोमिनियन स्टेटस है। और यह किसी भी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को यह मंजूर नहीं था। तब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। अब जब इनका अपना जो देश को आज़ाद कराने की सोच थी, जो इनका अपना तरीका था, वह बिल्कुल अलग था। वह सशस्त्र विद्रोह करके और अंग्रेजों को भारत से भगा देने की बात सोचते थे। इनकी सोच यही थी कि अंग्रेजों को अगर देश से भगाना है, देश को आज़ाद कराना है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलने वाला है और इसके लिए शस्त्र का जवाब शस्त्र से देना ही होगा। तब देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए। वहाँ जाके उन्होंने हिटलर से मिला और जब हिटलर से मिले तो हिटलर ने इनको मदद करने का पूरा इनको वचन दिया। हिटलर के मदद से वह जर्मनी से जापान पहुँचे। अब जापान पहुँचे तो जर्मनी से जब जापान पहुँचे तो जापान के प्रधानमंत्री ने भी सुभाष चंद्र बोस को मदद करने का और देश की आज़ादी के लिए मदद करने का पूरा वचन दिया। अब वहाँ से सिंगापुर लौट के आए जापान से और यहाँ पर इनके अनुयायी कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके यहाँ एक बड़ी सेना तैयार करके रखा था। उसके अध्यक्ष पद को संभाला सुभाष चंद्र बोस ने और आज़ाद हिंद फौज की सेना को इन्होंने अलग अलग ब्रिगेड में बांटा, जैसे झांसी ब्रिगेड, टैगोर ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, इस तरह से अलग अलग ब्रिगेड में बांट के इन्होंने सेना को और मजबूत किया। और इस आज़ाद हिंद फौज की सेना के साथ अब सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया। मणिपुर और मिजोरम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। और मणिपुर और मिजोरम
सबसे पहले ये भारतीय 2 स्टेट है जिस पर आज़ाद हिंद फौज ने आक्रमण किया। ध्यान दीजिए, यह अपने ही देश पर आक्रमण नहीं किया जा रहा है, यह ब्रिटिश शासित जो ये राज्य हैं उस पर आक्रमण किया जा रहा है। ब्रिटिश सेना पर आक्रमण की जा रही है। मणिपुर और मिजोरम को, मणिपुर को बहुत जल्द जीत लिया गया। मिजोरम में युद्ध चल रहा था। उसी समय विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना घटी। यह समय है द्वितीय विश्व युद्ध का। समझ लीजिए कि 1945 का यह समय है, 1944-45 का। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में डायरेक्ट अमेरिका जब सीधे शामिल हो गया तो एक बहुत बड़ी घटना हुई। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम गिराने से जापान की स्थिति बहुत खराब हो गई। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उधर जर्मनी भी हार गया। जर्मनी के हार जाने के कारण हिटलर आत्महत्या कर दिया। वहाँ से भी मदद मिलना सुभाष चंद्र बोस को बंद हो गया। इधर जापान भी सुभाष चंद्र बोस को मदद देना बंद कर दिया। अब इस तरह से आज़ाद हिंद फौज की सेना ब्रिटिश सेना के आगे कमज़ोर पड़ने लगी, हारने लगी। स्थिति ऐसे आई कि आज़ाद हिंद फौज की सेना हार गई ब्रिटिश सेना के सामने। और जब हार गई तो लगभग 23,000 सैनिक, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक, इनको बंदी बना लिया गया। और इसमें से जो 3 बड़े जो इनके जो अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के, उन पर लाल किले में मुकदमा चलाए गए, दिल्ली के लाल किले में। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार इन तीनों को फांसी देने की तैयारी में थी, लेकिन इतना ज़्यादा भारतीय नागरिकों के द्वारा विरोध किया गया कि उस समय के गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके और तीनों को फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना हुई। तब सुभाष चंद्र बोस अंत में फिर से वह 1945 का वह वर्ष है जब वह फिर से जापान जा रहे थे, जापान सरकार से मदद मांगने के लिए। और जिस वायुयान में से ये सफ़र कर रहे थे उस वायुयान का दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम उपचार, जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उपचार ताइवान में किया जा रहा था। ताइवान के हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें लिया और देश के आज़ाद कराने का इनका जो यह सपना था वह इनके समय में पूरा ना हो सका। लेकिन आखिर वो समय आया, 2 साल बाद आया वह समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी में अगर हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान किसी भी प्रकार से कम नहीं है। देश के लिए देश के आज़ाद कराने के लिए और देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले ये स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने अपनी बदौलत देश को आज़ाद कराने का बहुत बड़ा यह जिम्मेवारी उठाई। इनके इस योगदान को किसी प्रकार से कम नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए हम सबका यह कर्तव्य है कि इन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को हम हमेशा श्रद्धा से इनको याद करें, इनके योगदान को याद करें और ऐसे लोगों के इनके योगदान को कभी न भूलें। यह हम सभी आज के नागरिकों का यह कर्तव्य है। तो सुभाष चंद्र बोस पर एक छोटी सी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया और इसी तरह से विभिन्न विषयों पर मैं जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।